नमस्ते भारत, आप देख रहे WH न्यूज। मैं विजय खौसे। हाल ही में महाराष्ट्र का बजट आया है। महाराष्ट्र की जो मुंबई है ये आर्थिक राजधानी है और इसी के ऊपर में महाराष्ट्र का बजट टिका हुआ रहता है। देश की राजधानी मुंबई है और हम महाराष्ट्र के आर्थिक बजट पर, इस साल के आर्थिक बजट पर चर्चा करेंगे। जो अर्थ मंत्री है देवेंद्र फडणवीस ने ये बजट लाया है। बजट में सत्ता पक्ष खुश है तो विपक्ष नाराज भी दिखाई दिया है, मगर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में आज अर्थतज्ञ हैं नागपुर के श्रीनिवास खांडेवाल सर हमारे साथ में हैं। हम उनसे इस संदर्भ में अब चर्चा करेंगे। वो वाकई में इस महाराष्ट्र के अर्थ मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बजट में किस किस को प्राधान्य दिया है, ये हम श्रीनिवास खांडेवाल सर से चर्चा करेंगे। हाल ही में महाराष्ट्र का बजट आया है। मैं आपको बताऊंगा, शिंदे फडणवीस सरकार ने 5,47,449 करोड़ रुपए का बजट वो लेकर आए हैं और उसे कहते हैं वो पंचामृत ये बजट है। तो इस संदर्भ में हम अर्थतज्ञ जो है उनसे पूछेंगे। सर, WH न्यूज में आपका स्वागत है। हाल ही में जो महाराष्ट्र सरकार ने जो बजट पेश किया है, पंचामृत उसे कहा जाता है, आपके नजरिया में ये जो बजट लाया गया है, ये आप कैसे देखते हैं इस बजट को? इस बजट में दो भाग है। एक तो है कि राज्य कैसा चलना चाहिए, उसका विकास किस दिशा में होना चाहिए, उसका एक मानचित्र रखते हैं अर्थ मंत्री हर साल में से एक बार। आज ये परिस्थिति है कि कोरोना खत्म होकर एक साल 2 साल हो गए, बिल्कुल, तो उसका परिणाम क्या अभी भी बाकी है या निकल पड़ा है, नंबर 1। और दूसरा कि 2025 के पहले ही 2-4 महीनों में महाराष्ट्र असेंबली का इलेक्शन होने वाला है। उसके पहले 24 में पार्लियामेंट का इलेक्शन होने वाला है। बिल्कुल। तो ये दोनों इलेक्शन ध्यान में रखकर भी ये बजट में कुछ पेश किया गया है। बिल्कुल। इसलिए हमें ये कहना चाहिए कि दोनों इलेक्शन का प्रभाव जो प्रस्ताव मंत्री जी ने रखा है उसमें अपने को देखने को मिलेंगे। तो निस्संशय, क्योंकि हम अर्थशास्त्र में बोलते हैं कि अर्थशास्त्र केवल अर्थशास्त्र नहीं होता, वो पॉलिटिकल इकोनॉमी होती है, राजकीय अर्थशास्त्र होता है। मतलब अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति, देश की अन्य परिस्थिति और उसमें अर्थशास्त्र, ऐसा मिलाकर अपने को ये इस तरफ देखना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि कोई भी राजकीय गठबंधन हो, बिल्कुल, उसको इलेक्शन तो जीतना है, बिल्कुल, और राज अपना चलाना है। तो जो भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट आज की करेगी तो उनको तो फिर से चुनकर आना है और फिर राज करना है। तो इसमें कोई उनका दोष हम नहीं कहते। बिल्कुल। हर एक राजकीय गठबंधन ऐसी नहीं, जो भी सरकार जो साल का जो बजट पेश करती है वो तो जनता के लिए बजट पेश करना चाहिए, न कि वो चुनाव में हम जीत कर आएंगे इसको न देखते हुए खास जनता के लिए क्या अपन बजट पेश कर सकते हैं वो करना चाहिए। अभी 5 लाख के ऊपर 5,47,449 करोड़ रुपए का जो बजट रखा गया है, ये इतना जो इन्होंने बजट रखा गया, ये सरकार के पास पे ये आय कहां से आएंगी ये बताया नहीं है। इसके संदर्भ में आप क्या कहेंगे? वो भी बताना जरूरी है सरकार ने कि ये हमारे पास में इतने रुपए आ रहे हैं और उसमें से इतना खर्चा हो रहा है। उसमें 2 चीजें, एक आपने जो बोला कि इतनी बड़ी रकम, तो हर अर्थ मंत्री के भाषण से लोग ये अपेक्षा करते हैं कि वो पिछले साल से कुछ अच्छा दे। पिछले साल से कुछ प्रगतिशील कुछ बताएं। तो कोई अर्थमंत्री कभी ये न बताए तो बोलते ये भी क्या अर्थमंत्री है कि पिछले साल से भी कम बताया, पिछले साल के इतना ही बताया, तो फिर प्रगति कहाँ है? ऐसा पूछने वाले भी आम लोग रहते हैं। और दूसरी बात कि हमारी सरकार है तो हम कुछ आपको करके बता रहे, ये भी उसमें एक भाव रहता है कि देखो हम लोग थे तो हमने जनता के लिए ऐसा ऐसा किया। अब उसमें एक छुपा हुआ एजेंडा ये रहता है कि बात जनता की बताना और काम खुद की पार्टी का करना, इलेक्शन का करना। लेकिन हम लोग जनतंत्र में इसको भी जायज मानते हैं
कि भाई ये तो होने वाला है, आप और हम भी वहां होते तो हम भी ऐसे ही करते। इसलिए उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तीसरा मुद्दा आपका जो है वो अहम है कि जो बढ़ा हुआ खर्चा बताया सरकार ने उसके भी हम दो भाग करेंगे। बिल्कुल। एक भाग ऐसा है कि यदि ये इलेक्शंस नहीं होते तो क्या ये पैसे का बंटवारा कुछ अलग होता। हाँ। आज ऐसा बताया गया है कि हर धर्म के ईश्वर पर, हर जाति के श्रद्धा स्थान पर पैसा बांटा गया है, खर्चा के बताया गया है। बिल्कुल। उसमें भी कुछ गलत नहीं है, क्योंकि लोगों की आस्था है उसके में होना चाहिए, खर्चा होना चाहिए। लेकिन उसमें ऐसा है कि हम पहले का जमाना कभी देखें तो उसमें यह है कि सरकार ये लोगों के प्रगति के लिए कर देती है, उसमें से उन्होंने अपना श्रद्धा स्थान संभालना चाहिए, उसमें सरकार नहीं पड़ेगी, ऐसी समझ थी। आज उसमें ये बड़े खुलकर सामने आ रहे हैं कि हर जाति के, हर धर्म के लोगों के लिए वो पैसा देना शुरू हो गया है। तो उसमें क्या होता है कि हमारे जैसे देश में, यूरोप में कभी देश देखे तो एक ही धर्म रहता है, क्रिश्चियन। और तो वो चर्च को कभी लोगों ने पैसा दे दिया तो बाकी कोई धर्म का सवाल आता नहीं। यहाँ पे तो हमारे देश में ऐसा है कि कई धर्म है, कहीं 6,500 जातियां हैं, यहाँ पर कई परंपरा है, कई श्रद्धा स्थान है, तो आप कब तक पैसा देते रहोगे। हाँ, वो एक सीमा ऐसी आ जाती है कि उसके आगे बोलना पड़ता है कि भाई मेरी जेब में इतना पैसा नहीं है। और आप जो मिलता है आपके पास में पैसा, उसमें से आपकी श्रद्धा संबंधी, और उसी में एक समुदाय नाराज भी हो सकता है। नाराज भी हो सकता है। तो ये नाराजगी क्या आगे भविष्य काल में बढ़ सकती है, ये भी इसमें से एक मुद्दा निकल आता है। दूसरा, जिस तरह से उन्होंने वो जाहिर किया, वो फिर उसमें हमारे ऐतिहासिक राजनेता है, हमारे साधु संत है, हमारे मंदिर है, तो सबके लिए कुछ ना कुछ दे दिया है। तो एक तरह से ये सराहनीय है कि भाई उन्होंने किसी को नाराज नहीं किया है। उसका मराठी में वर्णन ऐसा किया जाते हैं, वो संत ज्ञानेश्वर की भाषा में वगैरह, जो जे वांछिल तो ते लाभो, जैसे जिसकी इच्छा हो उसको हमने दे दिया। लेकिन फिर दूसरा मुद्दा आता है हमारे अर्थशास्त्र का कि क्या आप जो खर्च बता रहे, खर्च करना चाह रहे, वो खर्च समाज के संसाधनों की उत्पादकता बढ़ाएगा, वो संसाधनों का विकास कर पाएगा, और उस विकास में से लोगों का भविष्य में और अधिक कल्याण हो, ऐसा आप कुछ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, बजट में आना चाहिए। इसलिए हम कहते हैं कि भाई वो बजट में बाकी कुछ मत देखो, कौन से धर्म को, कौन से जाति को, कौन से संत महात्मा के लिए क्या किया, वो उसको बाजू में रखिए। बिल्कुल। ये आर्थिक प्रश्न ये है, बिल्कुल, कि क्या आपने अर्थव्यवस्था के जो संसाधन है, वो मानवीय संसाधन है, भौतिक संसाधन है, क्या उनकी उत्पादकता बढ़े, ऐसा कुछ किया, और उसमें से ज्यादा आय मिलती रहे और प्रगति होती रहे, तो हम इसको इकोनॉमिक कैलकुलेशन बोलते हैं। मैं और आपको दूसरा सवाल आपसे लेता हूँ सर। शाश्वत खेती समृद्ध किसान के लिए सरकार ने 29,163 करोड़ का बजट रखा है। महिला आदिवासी पिछड़ा वर्ग के लिए 43,036 करोड़ का बजट रखा है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर 53,058 करोड़ का बजट रखा है। युवा और रोजगार के लिए 11,658 का करोड़ रखा है। पर्यावरण पूरक विकास के लिए 13,436 रुपए का बजट रखा गया है। क्या वाकई में लगता है कि जो ये सारे जो बजट इन्होंने रखे हैं, ये इस विभाग के ऊपर में खर्चा होएंगे या सरकार ये खर्चा कर पाएंगी? क्योंकि सरकार के पास में ज्यादा अभी समय नहीं है, अभी 8 महीने सरकार को बने हुए है, और भी बता नहीं सकते, सरकार डामाडोल चल रही है। इसके बाद इतना सारा जो बजट इन्होंने रखा है, वाकई में इसके ऊपर में खर्चा हो सकेगा? आपका क्या मत रहेगा, आप अर्थतज्ञ हैं इस ऊपर में? उसमें उसके 2-3 पहलू हैं। एक पहलू ऐसा है कि हम लोग अर्थशास्त्री भी मानते हैं
बिल्कुल कि समाज जीवन के इतने आयाम हैं कि भाई ये सबका ही बजट है, करके हर चीज में कुछ ना कुछ दिया ऐसा दिखना चाहिए। तो वो महिला विकास है, तो बाल कल्याण है, किसान है, सबके लिए कुछ ना कुछ दिया ऐसा वो बताना पड़ता है। ये एक भाग हो गया। दूसरा भाग उसमें ऐसा है कि क्या उसमें कुछ फोकस है कि नहीं। हाँ, एक प्राधान्य क्रम क्या है, हाँ, प्राधान्य क्रम क्या है। हर वक्त आप कभी देखें तो जितनी लोगों की अपेक्षाएं होती है, जितनी लोगों की मांग होती है, उसके तुलना में अर्थ मंत्री के जेब में कम पैसा रहता है। हाँ, तो वो अर्थ मंत्री अपना पैसा कितने होशियारी से खर्च करने का प्रयास करता है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। और उसमें प्राधान्य क्रम और सिलेक्शन जिसको बोलते हैं, चयन करना बराबर है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। उसका चयन करो, उससे नंबर 2 है उसका नंबर 2 पर रखो। तो ऐसा चयन आपने किया है कि नहीं, ऐसा भ्रम लोगों के मन में आना, ऐसा संशय पैदा होना, ये इस बजट की एक कुछ खामी रही है ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि मैं बताता हूं आपको, आपने जो बताया कि पर्यावरण रक्षण के लिए कुछ 11 हाँ, पर्यावरण रक्षा के लिए मतलब 13,436 करोड़ का, तो पूरा राज्य का भी देखे तो 13,000 करोड़ बोले तो कुछ नहीं है। कुछ भी पूरे राज्य का अगर देखा जाए तो, हाँ, पूरा राज्य, कोकण से तो गढ़चिरौली तक के पर्यावरण, और मराठवाड़ा से तो गुजरात के बॉर्डर तक, इतना महाराष्ट्र देखें तो 13,000 तो कुछ भी नहीं। आपके हिसाब से कितना हजार करोड़ का रखना था? मैं कहता हूँ कि आज जो हवामान बदल का प्रश्न मुख्य आ गया है, हाँ, पोल्यूशन की परिस्थिति भी पोल्यूशन है और पर्यावरण की है। पर्यावरण के खराब होने से वर्षा कभी भी आती है, कभी नहीं आती है। तो कभी सूखा अकाल, संतुलन नहीं रहता पर्यावरण का, तो कभी सूखा अकाल पड़ता है, तो कभी महापुर आ जाता है। तो ऐसी अवस्था में पहले तो पर्यावरण संभलना ये नंबर 1 प्रायोरिटी है। बिल्कुल। तो सबसे ज्यादा खर्च कभी मंत्री जी ने करना होता तो उस पर करना होता, बराबर है। और वो कभी इससे ज्यादा वो करते तो हम उनकी सराहना करते कि भाई इस राज्य में, इस परिस्थिति में और आज के समय में सबसे ज्यादा कोई चिंता की बात हो तो पर्यावरण रक्षण है। पर्यावरण रक्षण करेंगे तो आप खेती का रक्षण करेंगे, पर्यावरण रक्षण करेंगे तो आप शहरों में जो प्रदूषण हो रहा उसका रक्षण करेंगे। तो इसलिए दोनों भी दृष्टि से देखें तो पर्यावरण रक्षण ये प्राधान्य क्रम नंबर 1 होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, मानव के स्वास्थ्य के भी लिए खतरा नहीं हो सकता। अब उसमें से इतनी बीमारियां निकलती है प्रदूषण की वजह से कि आपका आरोग्य का बजट भी उसी में आता है। और वो कभी आपने अच्छा सेट किया तो आरोग्य पर खर्चा कम होगा, बिल्कुल चल सकता है। खेती पर नॉर्मल हो जाए तो वो भी अच्छा लगता है, और शहरों में प्रदूषण कम हो जाए तो लोगों की बीमारियां कम हो जाएंगी। मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि मैं आपसे उम्र में ज्यादा बड़ा हूं, तो मेरे बचपन में हम लोग तहसील में रहते थे, अकोला जिला के, और मेरे घर में भी खेती थी। तो उस वक्त ये था कि 27-28 मई को केरला में मानसून आ जाएगा, 7 जून को बंबई में मानसून आ जाएगा, और 1 हफ्ते के बाद में 15 जून के आसपास विदर्भ में मानसून आ जाएगा। ये टाइम टेबल तय था, क्योंकि उसमें प्रदूषण घुसने वाला नहीं था। उसमें उसको डिस्टर्ब करने वाले कुछ बाकी ये नहीं थे, जिसको आज हम हवामान बदल के प्रश्न कहते हैं। तो उसके वजह से वो, जिसको हम घड़ी बोलते हैं, कि वो घड़ी क्लॉक, हाँ बिल्कुल, वो बिल्कुल ऐसे ही चलता था। और लोग आराम से अपनी खेती करते थे, आराम से अपने घर दुरुस्त करते थे, क्योंकि इस वक्त मानसून आने वाला है। बिल्कुल तय समय पे मानसून, आज मानसून के पहली महापुर आ जाता है और मानसून के वक्त सूखा आ जाता है। बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। इसमें से इसके लिए अर्थ मंत्री जी ने इसको प्रधान क्रम देकर इसका बजट बढ़ाना आवश्यक था। बिल्कुल सर, और एक तीसरा अहम सवाल भी है कि जो भी सरकार बजट रखती है, और उसमें एक मुद्दा है, आपको मैं डिस्टर्ब नहीं करता, बोलिए। आपने जो खेती पर का ये बताया, खेती का हाँ, काश्तकारों को कुछ रियायत दिया है, किसानों के लिए कुछ ये सम्मान बढ़ाना, ये वो उसमें हो गया, कुछ कर्ज माफ कर देंगे वगैरह, ये योजनाएं अच्छी रखी,
आंकड़े अलग बताते हैं कि उस पर का टोटल बजट कम कर दिया है उन्होंने। अच्छा, क्या आंकड़े क्या बताते हैं? थोड़ा आंकड़े मैं बताऊंगा बाद में। अच्छा, ओके, ठीक है। अपन तीसरा सवाल लेंगे सर। जो सरकार की जो सालाना जो आय रहती है जैसी, उससे ज्यादा खर्चा हो जाता है और जो राजस्व जो है वो घाटे में आ जाता है। मैं थोड़ा आपको आंकड़े थोड़ा बताऊंगा। 2022-23 के जो राजस्व जो जमा हुआ था सरकार के पास में 4,03,447 करोड़ का वो जमा हुआ था। 2023 की बात कर रहे हैं, 22-23 की, और जिसमें से 4,27,780 करोड़ ये खर्चा हुआ सरकार का। और इसमें जो है जो 24,353 करोड़ का जो सरकार को ये पिछले साल घाटा हो गया। और इस साल भी वही है। 23-24 की भी अपन बात करें तो उसमें भी ये बताया कि 4,49,522 रुपए सरकार के आय राजस्व ये जमा हुआ है, जिसमें से 4,65,645 रुपए ये खर्चा हुए है। और इस साल भी 16,112 करोड़ का ये सरकार को राजस्व में घाटा हो गया है। ये जो घाटे की जो रकम है ये सर, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये घाटे की रकम सरकार कहाँ से लाती है? ये पैसे कहाँ दिए हैं? जैसा इसमें खर्चा तो 4,49,000 है, इसमें से खर्चा 4,65,000 हुआ। ये घाटा का जो पैसा ये सरकार कहाँ से ये लाती है? तो ये बड़ा बड़ा पेचीदा और महत्वपूर्ण सवाल है। वो पेचीदा इसलिए है कि केंद्र सरकार बोलिए या राज्य सरकार बोलिए, ये कुछ अपना जिसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं कि विकास की योजना है, और उस विकास की योजना से कुछ लाभ भी होने वाला है, राष्ट्रीय आय बढ़ने वाली है, उत्पादन बढ़ने वाला है, रोजगार बढ़ने वाला है। तो ऐसी योजनाओं के लिए सरकार ने कर्ज लिया तो चलेगा, क्योंकि वो उत्पादक कर्ज है, वो राष्ट्रीय आय के उत्पादन करता है, निर्मित करता है, इसलिए उसको प्रोडक्टिव लोन बोलते हैं। और क्योंकि हर साल का जो आय व्यय रहता है, तो जितना कर है आय है उतना खर्चा करना चाहिए, नॉर्मल है बिल्कुल। लेकिन कभी ज्यादा प्रोडक्टिव, ज्यादा उत्पादन देने वाला कुछ प्रकल्प हो तो ये मंजूर किया जाता है कि भाई उसके लिए कर्जा निकालिए और वो आने वाले आय से उसको निरस्त कर दीजिए। ये एक भाग हो गया। लेकिन अभी ऐसा हो गया है पिछले 50 सालों से ज्यादा समय में, 70-80 सालों में, कि क्योंकि जब दूसरा महायुद्ध हुआ था तो सरकारों के पास पैसा नहीं था, कर्जा लेना आवश्यक था, तो पूरे महायुद्ध के काल में सरकारी कर्ज बढ़ गया। अच्छा। और उसका भी समर्थन किया गया, और वो समर्थन आज तक चल रहा था। हमारे अर्थशास्त्र में लॉर्ड केन्स करके एक अर्थशास्त्री थे, उन्होंने ये बताया कि भाई आप अमीर लोगों पर टैक्स मत बढ़ाइए। अच्छा। और उसके लिए आप कर्जा लीजिए। अब उन्होंने ये नहीं बताया कि कर्जा कहाँ से वापस करेंगे। हाँ, उसका ब्याज भी देना पड़ता है और उसकी रकम भी है जो मुद्दल है वो भी देना पड़ता है, वो उन्होंने कुछ बताया नहीं। अब सरकारों को इतना वो अच्छा लगा कि भाई कुछ करने की जरूरत नहीं, टैक्स कुछ बढ़ाने की जरूरत नहीं, लोगों के हार तुरे लेते रहो कि हमने अच्छा बढ़ा दिया और वो कर्जा निकालते रहो। उसके लिए उनको लॉर्ड कहा गया। वो अर्थशास्त्री थे, उनको लॉर्ड केन्स कहा गया। अच्छा। हम आज तक भी क्लासरूम में पढ़ाते हैं कि लॉर्ड केन्स ने ऐसा बताया। आज मेरे सामने ये दिक्कत आ रही, मैं मेरे कम से कम 1 डजन मित्रों को ये पूछ रहा हूँ कि फिर से वो किताब पढ़िए, उन्होंने वो कर्जा वापस कैसा करना ऐसा कुछ बताया क्या? तो नहीं बताया। नहीं बताने से क्या हो गया कि सरकारें आम बड़ी खुश थी। आज ये परिस्थिति आ गई है कि हर देश को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ये बता रही है कि आप ज्यादा कर्जा मत लीजिए। आप वापस कहाँ से करोगे? डूब जाएंगे। सरकार घाटे में बंद होने पर आ जाएगी। बिल्कुल। कहाँ से उसको वापस करेंगे? इतने कर्ज बढ़ गए, और फिर भी वो कर्ज लेना बोले तो सर्वमान्य ऐसा हो गया। तो आपका जो प्रश्न है वो बिल्कुल सही है कि हम ये कर्जा वापस कैसा करेंगे। आज सारे दुनिया के अर्थशास्त्रियों में एक महत्वपूर्ण कभी सवाल डिस्कशन में होगा
तो वो है भारत की उत्पन्न विषमता। बिल्कुल, भारत की आय तथा संपत्ति विषमता, वो नहीं होना चाहिए। इंडियाज इनइक्वालिटी प्रॉब्लम। और जो आंकड़े उपलब्ध है वो भारत सरकार के ही आंकड़े हैं, और बाकी देशों के आंकड़े मिलकर वो जागतिक चित्र बनता है कि कुछ साउथ अफ्रीका एक आधा देश छोड़ दिया तो भारत में सबसे ज्यादा विषमता आज संसार में है। मतलब क्या होता है कि गरीब गरीब रहेगा, अमीर अमीर होता जाता है। क्यों? क्योंकि जितनी आय बढ़ती है उस पर आप ज्यादा टैक्स बढ़ाते नहीं। जो जीएसटी जैसे लोग है कि आम आदमी को वो देना पड़ता है। आप टूथब्रश भी लो तो आपने जीएसटी दे दिया, लग जाती है। अंगार डब्बी लिया तो भी जीएसटी दे दिया, हर आदमी को देना पड़ता है। तो जीएसटी या वस्तु सेवा कर ये कुल 50% आय सरकार को देते हैं, मतलब आम आदमी देता है। और जो ऊपर के आमदनी वाले लोग हैं तो उन पर के कर कम कर दिया, कंपनियों पर के कर कम कर दिए। तो फिर उनके तरफ जो मुनाफा जाता है वो आय बनता है, वो आय की संपत्ति बनती है और उसकी विषमता पैदा होती है। और इस विषमता पर न केंद्र सरकार के बजट ने कुछ भाष्य किया, नहीं, न राज्य महाराष्ट्र की सरकार ने कुछ भाष्य, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी बात और उसमें महत्व ये है कि सबसे ज्यादा अमीर लोग तो बंबई में रहते हैं। हाँ बिल्कुल, बड़े बड़े सिटी में अमीर लोग ही रहते हैं, बड़े लोग ज्यादा ही लोग रहते हैं, बड़े लोग तो ठीक है मुंबई, लेकिन बाकी राज्यों की तुलना में महाराष्ट्र में मुंबई पुणे इसी देश की आर्थिक राजधानी कहते हैं, सबसे ज्यादा अमीर लोग रहते हैं। इसका मतलब है कि सबसे ज्यादा विषमता महाराष्ट्र में है। बिल्कुल, आप गढ़चिरौली की तुलना मुंबई से कभी नहीं कर सकते, गोंदिया की तुलना आप पुणे से कभी नहीं कर सकते। इस विषमता के बारे में हमारे अर्थमंत्री जी ने कुछ भी नहीं बोला, बिल्कुल कुछ भी नहीं बोला। दूसरी बात, जो उन्होंने विदर्भ के लिए कुछ विदर्भ के मुद्दे पे हम आएंगे अभी। बिल्कुल, ये जो सर ने जो बताया है कि आर्थिक विषमता वो नहीं होना चाहिए। श्रीनिवास खांडेवाले जी सर जो है एक विदर्भवादी भी रह चुके और विदर्भ का उन्होंने एक खुद एक अर्थ संकल्प भी एक प्रकाशित किया है सर ने। बहुत बड़ा उनका गाढ़ा अभ्यास भी है। थोड़ा विदर्भ के सवाल पे भी आएंगे सर। विदर्भ के लिए जो है शिंदे फडणवीस सरकार ने बजट में बौछार की है ऐसा कहा जाता है सर, जिसमें नागपुर का बहुत बड़ा जिक्र, जो बजट जब रखना शुरू किया था फडणवीस सरकार ने तो बार बार बजट में नागपुर का जिक्र बहुत हुआ था और नागपुर को भी 1400 करोड़ रुपए दिए हैं। क्या विदर्भ को वाकई में बौछार मिली है? आपकी नजरिए से आप कैसे देखते हैं विदर्भ के लिए? मैं जरा ये बौछार शब्द पर जरा अड़ जाता हूँ। बिल्कुल, कि बौछार बोले तो कुछ छींटे हैं, वो छोटे छोटे छींटे हैं। सराहनीय तो हो रही है सरकार की, बहुत अच्छा। हमको तो कैनाल चाहिए, हमको तो कैनाल चाहिए कि भरपूर पानी आ जाए और हमारा विदर्भ सुजलाम हो जाए। तो ये बौछार के बाद में डर लगता है, ये बौछार बाद में नहीं आई तो क्या होगा। एक नंबर ये हो गया। दूसरी बात ये है कि उन्होंने जो उसमें संकल्पित किया है वो ठीक ही है। बिल्कुल, एक जो पिछड़ा हुआ इलाका रहता है, उस इलाके में कुछ पैसा ज्यादा खर्च हो तो उससे कुछ छोटे व्यवसाय चलने लगते हैं, कुछ रोजगार निर्माण होता है, उसका स्वागत है। लेकिन लोगों ने ये भी बोला है कि अकोला जिले का नाम ही नहीं बजट में। गोंदिया के लिए क्या है, चंद्रपुर के लिए क्या है। तो उसमें ऐसा है कि जो भी प्रावधान किए जाते हैं अर्थमंत्री से उसको संतुलन रखना पड़ता है। बिल्कुल, सभी जिला समान रखना चाहिए, सभी जिले समान रखना चाहिए। बिल्कुल, कभी बिहान पर आप पैसा खर्च करते हो तो उसके जो प्रकल्प है वो आजू बाजू की जिलों में रखो ताकि वो एक में से जुड़ते जाए। केवल नागपुर शहर में करने से कुछ नहीं होता। इसलिए नागपुर को दिया तो उसका स्वागत है, लेकिन उसका संतुलित विकास प्रादेशिक तरह से हो इसकी आवश्यकता है। और जैसा कि अकोला वालों ने ये किया कि भाई हमारे लिए क्या है, तो उनकी बात सही है। बिल्कुल, हाँ। और इसलिए अर्थमंत्री को बहुत बड़े ध्यान से हर जिले पे ध्यान रखना है। अब उसमें
एक अच्छी बात है, वो आपके ध्यान में मैं लाना चाहता हूँ, आकर्षित करना चाहता हूँ कि उन्होंने एक मराठी विश्वविद्यालय का ऐलान किया है। हाँ हाँ, वो महानुभाव जो रिद्धपुर है, रिद्धपुर वहां पर के लिए उसका ऐलान किया है। वो होता है तो बहुत ही अच्छी बात है। और वो हो जाए तो हमारे विदर्भ का एक अलग सा नाम हो जाएगा कि यहाँ पर मराठी विश्वविद्यापीठ, हिंदी विश्वविद्यापीठ, संस्कृत विश्वविद्यापीठ और अंग्रेजी तो है ही। तो इतनी सारी विविधता विदर्भ में आ जाएंगी और उसकी समृद्धता बढ़ेगी। इसलिए अपन उसका स्वागत करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सर। और भी एक सवाल है, बुजुर्गों का खास करके ध्यान दिया है सरकार ने बजट में। मनोरंजन, बुजुर्गों के लिए मनोरंजन केंद्र बनाए हैं, वयोश्री योजना का भी विस्तार किया है जिसमें से चिकित्सा वगैरह ये सब बात आने वाली है। मैं और खास करके बताऊंगा कि जो पेंशन, जो पुरानी पेंशन योजना जो है, पेंशन योजना, इस पर सरकार ने कुछ भी टिप्पणी नहीं की है। एक तरफ बोलते हैं कि बुजुर्गों के लिए बजट में कुछ किया है और जो पुरानी पेंशन योजना जो है उसके ऊपर कुछ कहा नहीं है। बुजुर्गों को तो पेंशन योजना चाहिए, केंद्र ने भी नहीं है और राज्य सरकार भी नहीं ली। इसके संदर्भ में आप इसको कैसा आप देखते हैं बजट में? तो आपने बड़ा अच्छा मुद्दा उठाया, क्योंकि उस प्रश्न की तीव्रता इतनी है कि 14 तारीख से महाराष्ट्र में कर्मचारी लोग बेमुदत स्ट्राइक करने वाले हैं, हड़ताल पर जाने वाले। नहीं, स्ट्राइक कर रहे हैं। राज्य कर्मचारी सब। अच्छा। तो आज ही अर्थमंत्री जी का बयान है कि हम प्रयास करेंगे कि ये संप ना हो, ये हड़ताल ना हो ऐसा। अब उसमें सवाल क्या है? सवाल ये है कि आपने ऐसा बोल दिया कि भाई वृद्ध लोगों के लिए कुछ करेंगे, तो करना ही चाहिए, जिसको हम वेलफेयर सोसाइटी बोलते हैं, कल्याणात्मक समाज बोलते हैं, कि हर व्यक्ति का कल्याण उसमें समाहित हो। उस दृष्टि से सरकार किसी भी प्रश्न को नकार नहीं सकती है। मैं पहले बोला आपको, उसमें कुछ है तो उसमें दम कितना है? क्या वो जीवन के सारे प्रश्नों को समाहित कर सके, उसके प्रश्न छुड़वा सके? तो उसका उत्तर नहीं ऐसा रहता है। और एक बजट कितना करेगा? अब बजट क्या कर सकता है, वो ये है कि पेंशन योजना, आज हम अपने समाज में लोग बटे हुए हैं। तो सरकारें बोल रही है कि वो पुरानी पेंशन योजना इतनी घातक रहेगी और उसको इतना पैसा लगेगा कि मानो सरकारों का दिवाला निकल जाएगा। उसमें प्रधानमंत्री को आकर बार बार सलाह देने वाले हमारे अमेरिका में रहने वाले भारतीय अर्थशास्त्री है पनगड़िया जी, और बाकी लोग हैं जो इंग्लैंड में भारतीय लोग पढ़ाए थे, वो भी लोग हैं। देश में कुछ कम लोग नहीं है। रिजर्व बैंक ने बोला है कि मत दो करके। तो ये समाज बटा हुआ है। मैं अर्थशास्त्री का विद्यार्थी हूँ, मेरी खुद की समझ ये है। कुछ लोग बोलते हैं कि भाई ये तो अति श्रीमंत हो जाएंगे, और आज भी जिसको 7वां वेतन आयोग मिला वो अति श्रीमंत है। मैं भी मानता हूँ कि वो अति श्रीमंत है। उसमें कुछ थोड़ा सीलिंग लग जाए तो मेरे को कुछ ये नहीं लगेगा। लेकिन हम निचला जो समाज है उसके तरफ देखते कि नहीं देखते? हाँ, उसमें कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं कि भाई केवल जो सर्विस में है उनको मिलने वाला है, फिर बाकी समाज का क्या होगा? मेरी खुद की भूमिका ये है कि जंगल में काम करने वाली आदिवासी महिला भी हो या घर में काम करने वाली गृहिणी भी हो, उसको भी पेंशन मिलना ही चाहिए। क्यों? कि उसने घर नहीं संभाला तो बाकी लोग काम नहीं कर सकेंगे। बराबर है, ड्यूटी पर नहीं जा सकेंगे। तो केवल कागज पर नौकरी रहे इतना ही नौकरी नहीं है, उसका भी योगदान है। जो जंगल में काम करती है, वो पशुओं का पालन करती है, क्या वो आर्थिक व्यवहार नहीं है ना? वो भी है। एक तो नौकर उसको रखिए, नहीं तो वो महिला काम कर रही है। तो हर आदमी जो काम करता है उसका योगदान है। तो उसके लिए 100% लोगों को पेंशन मिलना ही आवश्यक है। उसका दर क्या रहेगा, कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, वो अलग बात है। हमारी सरकारें वो झेल सकती है कि नहीं झेल सकते, उसका हम थोड़ा सा एक ये देंगे। बिल्कुल। आपको
नमूना बताएंगे। बिल्कुल, एक थोड़ा आपके जो आंकड़े आपने बोले थे कि कुछ आंकड़े बताना है, तो क्या आंकड़े क्या है थोड़ा हाँ, दर्शकों को? मैं पहले ये पेंशन का मुद्दा निपटाता हूँ। हाँ, पेंशन का निपटाइए पहले। हाँ, क्या है था? और पेंशन का मुद्दा करिए। फिर बजट पर आएंगे। ठीक है, ठीक। हाँ, अब ये पेंशन का मुद्दा ऐसा है कि हम उस पर एक हिंदी में पुस्तिका लिख रहे हैं और वो शायद एक हफ्ते में वो प्रिंटिंग में है। अच्छा। एक हफ्ते में आ जाएगी। बिल्कुल। हिंदी में इसलिए लिखा है कि वो जम्मू कश्मीर से तो कर्नाटक तक तो लोग पढ़ ही लेंगे। अब उसमें हमने ये कहा कि हम समर्थन में हैं। कुछ भी दो राय हो, हमारी राय ये है कि पेंशन, पुरानी पेंशन के समर्थन में यहाँ पर। उसके कारण एक है, एक ये कि भाई उसे दिवाला निकल जाएगा। तो हम बोलते हैं कि 2003 तक 2004 तक तो पुरानी पेंशन थी, दी है सरकार ने। कितने राज्य सरकारों का दिवाला निकल गया? हाँ, बराबर है। कितने राज्य सरकारों का दिवाला निकल गया? कुछ भी नहीं। तो ये डराना, हाँ, तो हम उसका उत्तर ये देते हैं कि डराना तो छोड़िए, लेकिन क्या कोई सरकार अपने लोगों को पालन पोषण करेगी या नहीं करेगी? बिल्कुल। उसका ये प्रधान कार्य है कि नहीं है? विकास बाद में का है, पहले लोग जिंदा रहना चाहिए। हाँ, और बाद में विकास। लोग ही नहीं रहे तो देश कहाँ रहेगा? तो जो प्रायोरिटी बोलते हैं हम, प्राधान्य क्रम क्या है? लोग जिंदा रहना चाहिए। बराबर है। और वो जिंदा रहने के लिए उनको कभी ये पेंशन आवश्यकता है। अब दोनों की तुलना कर लीजिए कि नई पेंशन की बात मैं 1 मिनट में खत्म करता हूं कि इसमें कर्मचारी का भी योगदान है, कुछ 10% सैलरी में से, और सरकार का 14%। वो निधि सरकार शेयर बाजार के तरफ भेजती है। अब शेयर बाजार में जो आज उथल पुथल चल रही है, उसमें कभी मिलता है नफा मुनाफा, कभी नहीं मिलता है, नफा घाटा चलते रहता है। तो पेंशन योजना का मूल उद्देश्य यह है कि उसको आर्थिक सुस्थिति मिलनी चाहिए, निश्चितता मिलनी चाहिए। तो हम निश्चितता का प्लान करते हैं, उसका पैसा अनिश्चित शेयर मार्केट में चले जाता है। तो ये विसंगति है, विसंगति हमारे विसंगति है। नंबर 2 कि पुराने पेंशन स्कीम को भले कोई कितना भी विरोध करे, हम एक आपको गणित बताते हैं कि मैं पेंशनर हूं, यदि मेरे को इनकम टैक्स लागू है, पेंशन ज्यादा होने से इनकम टैक्स लागू है, तो केंद्र सरकार तो पहले उसको काट लेती है, इनकम टैक्स के जरिए काट लेती है। तो मेरे पेंशन में से पहला हिस्सा कभी किसको मिलता है? तो केंद्र सरकार को इनकम टैक्स के जरिए। फिर मेरी पेंशन आती है ट्रेजरी में, ट्रेजरी में से वो बैंक में आती है। बैंक में आने के बाद में उसके 2 भाग होते हैं। यदि मेरे खर्चे उस पर, जिनकी आय कम है, जिनकी पेंशन कम है, वो तो बार बार उसको पैसा निकालते रहते, पूरा पैसा निकाल के अपना घर चलाते हैं। तो वो जो आदमी है, और मैं भी मेरा घर चलाने के लिए जितना निकालता हूँ, हम तो जीएसटी रोज ही दे रहे हैं। जीएसटी तो रोज दे रहे हैं हम, जो कुछ जीवनावश्यक वस्तु पे भी हम दे रहे हैं, हालांकि जीवनावश्यक पर जो भी रोज खर्चा करते हैं उसमें से जीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट को भी देते हैं, स्टेट गवर्नमेंट को भी देते हैं। और जो पैसा हमारा बैंक में से हम नहीं निकालते, वो तो बैंक यूज करती है। तो वो तो बैंक ब्याज से देती है, उसमें से मुनाफा कमाती है। पब्लिक सेक्टर की बैंक हो तो गवर्नमेंट को डिविडेंड मिलता है। बराबर। तो ये खर्चा रहा कहाँ से कि भाई ये बहुत खर्चा है और इसमें से हम दिवाला निकल जाएगा? उसका अर्थशास्त्र देखे तो सारा पैसा तो उधर ही है। आज घरों में कोई पैसा थप्पी लगा के नहीं रखता, आप और हम रखते पैसा, कुछ नहीं, जो चाहिए उतना बैंक से निकाल लेते, बाकी तो बैंक ही संभालती है। बैंक संभालती तो ब्याज कमाती है, ब्याज कमाते तो सरकार को डिविडेंड देती है, हमको थोड़ा सा ब्याज मिलता है उसमें से। तो ये सर्कुलेशन का मामला है। ये कोई घर में पेंशन देके उसको रख दिया और उसमें से सरकार का दिवाला निकल गया, वो पैसा सर्कुलेट होते ही रहता है। आज हमको आप दे रहे पेंशन के रूप में, 1 महीना भर में उसका आधा पौन हिस्सा तो आपके तरफ चला जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए हम इसको मानते नहीं कि उसका कुछ बहुत बड़ा बोझ है। नहीं, निश्चित रूप से जो बुजुर्गों के लिए जो सरकार ने जो बजट रखा है, खाने वाली सरकार वही कहना है कि जो पुरानी पेंशन जो है वो भी लागू करना चाहिए। इसके ऊपर में वो अभी उनकी किताब भी निकलने वाली है। अभी थोड़ा बजट के जो आंकड़े हैं थोड़ा हम उनसे पूछेंगे सर से। क्या बजट के क्या आंकड़े हैं सर, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। अब इसमें एक टिप्पणी ऐसी आई है कि
काश्तकारों को ये मुफ्त देंगे वो मुफ्त देंगे, ऐसा सरकार ने बोला। 6,000 साल के भी काश्तकार अकाउंट में देने वाले हैं, लेकिन उसमें वो भी बजट में किया है। लेकिन कृषि का जो अलॉटमेंट है, हाँ, वो कम कर दिया है सरकार ने। कृषि का वो तो बहुत महत्वपूर्ण बात है। और ये जो कुछ उसके, अब ये अनुसूचित जाति जमाती है, उसका पिछले साल में चालू वर्ष जो 31 को खत्म होने वाला है, उसमें कुछ 21,000 करोड़ का ये है। अब वो बजट आपने 23,000 करोड़ तक कर दिया। अच्छा, 21,000 का बजट 23,000 कर दे। अब ये अनुसूचित जाति जमाती और इतर मागास वर्ग इनके कल्याण के लिए है। अब सारे देश के लोग कभी देखे, ये आप देश का बता रहे हैं कि राज्य का बता रहे सर? राज्य का, अपने राज्य का। हाँ, चलिए ठीक। महाराष्ट्र के राज्य। तो 2,000 करोड़ से क्या होता है? कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। आप उनके लिए पोषण योजना लगाएंगे कि आरोग्य योजना लगाएंगे कि आवास योजना लगाएंगे? दूसरी बात, कामगार कल्याण। कामगार कल्याण में उन्होंने जो बताया है वो 2,000 करोड़ का था, वो 2,500 करोड़ कर दिया। अब आप लीजिए कि करोड़ों से कामगार है देश में। हाँ, देश में करोड़, और राज्य में भी है। राज्य में करोड़ से कामगार है, और आप केवल 5,000 करोड़ का इजाफा कर रहे हो उसमें, तो उससे क्या होने वाला है? बिल्कुल कुछ नहीं होने, कुछ भी नहीं होने वाला। तीसरी बात, कृषि और संलग्न योजनाएं, तो चालू साल में वो 31,000 करोड़ का है, अगले साल 23,000 करोड़ का है। अच्छा, तो ये सम्मान बाजू में रखी है, वो बोलने की बात है, ये आंकड़े बता रहे हैं। बिल्कुल, और सरकारी आंकड़े हैं, सरकारी आंकड़े। ये बजट है निश्चित रूप से। हाँ, बजट के आंकड़े जो है, बजट के आंकड़े बता रहे हैं आपको। तो अभी जो चालू साल है उसके सुधारित आंकड़े जो है वो 31,000 करोड़ के हैं, और अगले साल के लिए संकल्पित, मैं बोल रहा हूँ, अच्छा, संकल्पित है, संकल्पित 23,000 करोड़ है। अच्छा, उतना खर्चा नहीं हुआ तो वो भी नहीं मिलेंगे, उससे भी कम हो जाएंगे, क्योंकि हम बजट में ऐसा बोलते हैं कि भाई ये संकल्प है, संकल्प है। कभी कभी ज्यादा खर्च करना पड़ता है, कभी कम करना पड़ता है। तो आप पहले से उसको 8,000 करोड़ कम कर रहे हैं, यहाँ पर आंकड़े सरकारी, तो उसका क्या होगा? और फिर ये बजट प्रगतिशील वगैरह वगैरह हम कैसा कहेंगे? तीसरी बात, अभी इस साल के जुलाई महीने में गढ़चिरौली में कितनी बाढ़ आई थी आपने देखा। बिल्कुल, हमने खुद उसका एक अभ्यास किया, उसका रिपोर्ट हमने तैयार किया, और बाढ़ नियंत्रण के लिए सरकार ने क्या करना चाहिए उसका चर्चा कर रहे हैं। उसके लिए सरकार क्या कर रही है, तो पिछले साल मतलब चालू साल में 22-23 में 2,900 करोड़ का खर्चा है सरकार का। अच्छा, 2,900 करोड़ का। 2,000। अगले साल कितना है संकल्पित? 2,700। अच्छा, इस साल 2,900, अगले साल 2,700। तो इसमें भी कटौती है। तो पूर्व नियंत्रण, आपने बोला कि हवामान बदल का वो एक बड़ा हिस्सा है, बराबर है। और उसके तरफ, क्योंकि गढ़चिरौली में ये पाया गया कि वैनगंगा नदी मध्य प्रदेश से निकलती है, महाराष्ट्र से गुजरती है, तो वहां बाढ़ आ गई। इधर बाढ़ नहीं आई, बारिश भी नहीं आई, लेकिन बाढ़ आ गई। उसका नुकसान महाराष्ट्र को भी होता है, क्योंकि बारिश उधर हुई। तो जब बारिश भी नहीं है तो बाढ़ आ गई, तो लोग अचानक से पकड़े गए उसमें, और फिर वो इतने पशु जायज घायल हो गए, इतना घर वगैरह। आज पूरे राज्य के लिए आप 2,900 करोड़ से 2,700 करोड़ करेंगे। अब इसको हम किस तरह से इसको प्रगतिशील बजट बोलेंगे? बराबर। हाँ। ऊर्जा, अब ऊर्जा का क्षेत्र ऐसा है कि सरकार ने ऊर्जा की तरफ ध्यान नहीं दिया, तो औद्योगिकरण कैसा होगा, कृषि विकास कैसा होगा, शिक्षा संशोधन, इस सब में ऊर्जा महत्वपूर्ण। ऊर्जा के लिए कितना पैसा आप खर्च कर रहे हैं? तो इस साल 14,000 करोड़। अच्छा, इस साल 14,000 करोड़, 14,900 करोड़, 14,027 करोड़। अगले साल 10,000। अच्छा, अगले साल मतलब इसमें भी कटौती है, 10,400। अब आप ऊर्जा पर का गवर्नमेंट का खर्चा कम करेंगे, और इधर
मेरा कुछ मंदिरों से या आस्था के स्थल है उससे कोई विरोध नहीं है। नहीं बिल्कुल हाँ, विरोध नहीं करना, पर अहम जो खर्चा करना चाहिए उस सरकार ने उस जगह पे करना है। ऊर्जा पे तो बहुत जरूरी है। ऊर्जा पे आप कम खर्चा प्रपोज कर रहे हैं, संकल्पित कर रहे हैं। ऊर्जा के ऊपर में सभी है, किसान है, औद्योगिक है, सभी लोग है। मंदिरों को भी लगती है, मंदिरों को भी लगती है, ऊर्जा लगती है, सभी को लगती है, और उस पर आप कम खर्चा कर रहे हैं और उसी के ऊपर में कम है। ये बहुत बड़ी। अब इंडस्ट्री एंड मिनरल्स, उस पर 7,000 करोड़ इस साल का खर्चा है। अगले साल कितना है? 4,800। अच्छा, हाँ, उसमें भी कटौती की है। उसमें भी कटौती की है। हाँ, बिल्कुल। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हाँ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हाँ, उसमें इस साल 9,925 करोड़, और अगले साल 1,006। अरे इसमें तो बहुत, बस उतना का उतना ही, जिस पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर और एनवायरनमेंट भी उसमें है। इस पर हमारी और आपकी सांस है कि हम ब्रीदिंग कैसा करें, श्वास कैसी लेंगे, इतना है। और टेक्नोलॉजी पर आप उतना का उतना ही बजट रख रहे हैं। तो इसलिए ये जो खर्च सरकार कर रही है, बिल्कुल, तो उसमें ये होता है कि क्या आपने कम महत्व वाले मुद्दों पर कुछ ज्यादा खर्च किया है और असली मुद्दों पर कम खर्चा किया है। और कभी इसमें थोड़ा तफावत रखी है सरकार ने बजट में। और ये सरकार के आंकड़े होने से अपने को कोई संशय की बात नहीं, कोई बात नहीं। ये सरकारी आंकड़े, आईना है वो। बिल्कुल, ये जो सर ने जो बताई है, जो सरकारी आंकड़े हैं, हमारे खुद के आंकड़े नहीं है। सर जो है ये अर्थ तज्ञ है, और जो भी बजट सर भी रखते हैं, एक सटीक बजट रखते हैं, और खास करके विदर्भ के विषय पे सर की बहुत रुचि है, और वो विदर्भ की पृथक मांग के भी लिए सर लड़ते रहते हैं। और जो इस साल का जो बजट आया है, विरोधी कहते हैं कि ये एक लॉलीपॉप दिया है, और जो सत्ता पक्ष वाले कहते हैं कि बहुत बड़ा अच्छा बजट है। बजट कुछ कैसा भी रहे, मगर जनता का बजट रहना चाहिए, ऐसा ही कहना आज के हमारे जो अर्थतज्ञ हैं श्रीनिवास खांदेवाले सर ने कहा है। ये जो हमारा ये बजट पे चर्चा आपको कैसी लगी, जरूर कमेंट बॉक्स में आप लिखें, और हमारे WH न्यूज को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप अगर हमें एक सब्सक्राइब भी करते तो वो हमारे लिए बहुत बड़ा एक योगदान बनता है, और हम ऐसे ही एक वीडियो आपके सामने अच्छे से अच्छे बड़े विद्वान लोगों को मिलकर हम वीडियो आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। तो ये थे हमारे साथ में अर्थतज्ञ श्रीनिवास खांदेवाले सर। तो आप देखते रहिए WH न्यूज, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और तमाम खबरें देखने के लिए www.whnews.in पर भेंट दें। धन्यवाद, नमस्कार।